तो चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, और आज का हमारा टॉपिक है साइज ऑफ एटम्स। ध्यान से सुनना, साइज ऑफ एटम्स एंड इट्स वेरिएशन डाउन द ग्रुप एंड अलोंग अ पीरियड। अब साइज में बहुत सारी चीजें आएंगी। आप नॉर्मली एक स्फेरिकल बॉडी ले लो, सर्कुलर प्लेट ले लो, किसी सर्कल का साइज बड़ा कहलाएगा यदि उसका रेडियस ज्यादा हो। अरे सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यदि आर छोटा तो पाई आर स्क्वायर भी छोटा, और आर बड़ा तो पाई आर स्क्वायर भी बड़ा। ठीक है, तो इसको साइज इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें तरह तरह की बातें आएंगी। अमनदीप ध्यान दीजिएगा। तो जो जो टॉपिक हमारा है वो एक्चुअली कुछ ऐसा मिलेगा बच्चों, वो टॉपिक कुछ ऐसा मिलेगा हम लोगों को। ये रहा हमारे पास कोई एक एटम, और ये एटम का न्यूक्लियस। ये रहा किसी एटम का न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन्स और चार्जलेस न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता नहीं, हाँ प्रोटॉन्स पे प्लस चार्ज होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसी बात रख रहे हैं कि न्यूक्लियस को यूं दिखाया। अब ये रहा फर्स्ट ऑर्बिट, ये रहा सेकंड शेल, ये रहा थर्ड एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम। अब ये एटम किसी भी चीज का हो सकता है बच्चों, जल्दी। ये हाइड्रोजन हो सकता है, ये एटम हीलियम हो सकता है, ये लिथियम हो सकता है, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, जो भी एटम आप ले लो। तो हर केस में सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन्स और चार्जलेस न्यूट्रॉन्स, और डिफरेंट डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो मे बी कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, हमें दिखाना नहीं है। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, हमें बताना नहीं है। इसमें और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो, हमें जताना नहीं है। हम लोग बात करेंगे रेडियस ऑफ एन एटम, हम बात करेंगे एटॉमिक रेडियस। तो जब हम तुम क्लास 9 में थे, या 9 या 10 की बुक में जब एटम के साइज की बात होती थी, एटम के रेडियस की बात होती थी, तो बड़े बचकाने तरीके से बोल कर निकालते थे हम लोग कुछ ऐसा कि एटम के न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल तक का डिस्टेंस हम लोग यदि कुछ ले लें तो यही होता था रेडियस ऑफ एन एटम। आई रिपीट, क्लास 9 की बुक या क्लास 10 की बुक आज भी आप टर्न करके देखो, जहां पे एटम के साइज या एटम के रेडियस की बात होगी, वहां पर बिल्कुल डंडे की चोट पर यह डेफिनेशन लिखा मिलेगा कि द डिस्टेंस ऑफ आउटर मोस्ट सेल या डिस्टेंस ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एटम फ्रॉम इट्स न्यूक्लियस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ दैट एटम, इज कॉल्ड द एटॉमिक रेडियस। सुना आपने? अच्छा, लेकिन ये बात क्लास 9 या 10 तक ही रहेगी, क्लास 9 या 10 तक रहेगी। अब 11th 12th और ऑनवर्ड्स वो डेफिनेशन गलत, वो डेफिनेशन रॉन्ग हो जाता है। इसकी वजह क्या है वो देखेंगे। इसकी वजह है कि इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व कर रहे होते हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स में, वो सिर्फ यू 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 ऐसे नहीं, बल्कि इसके साथ साथ इसमें एक बदलाव क्या होता है कि वो थोड़े वेव नेचर के भी होते हैं। चलते समय उनकी जो चाल है थोड़ी नागन जैसी हो, नागन से चाल होती है, वेव की तरह। सर्कुलर ऑर्बिट है नो डाउट,
लेकिन सर्कुलर ऑर्बिट में कभी ऐसे ऊपर नीचे जिग जैग रास्ते को फॉलो करके और तो चल रहा होता है हमारा इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन में डुअल नेचर होता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ रहे थे हम लोग पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर, चैप्टर जब पढ़ रहे थे उस वक्त देखा था इसको। तो अब प्रॉब्लम ये है, सेल की बात तो करेंगे लेकिन आउटर मोस्ट सेल में कहां तक जाएंगे हम लोग? क्या यहां तक जाए, या यहां तक जाते तो थोड़ा आगे चलने पे पता चलता है इसका साइज तो वैरी कर गया, यहाँ पे आते हैं साइज कुछ और, यहाँ पे आते हैं साइज कुछ और, यहाँ पे आते हैं साइज कुछ और, यहाँ पे आते हैं साइज कुछ और। तो ये अजीब सा वेरिएशन मिलने लगता है, जिसकी वजह से ये जो डेफिनेशन था हमारा, द डिस्टेंस ऑफ आउटर मोस्ट सेल या रेडियस ऑफ एन एटम, ये वैलिड नहीं रह जाता। तो खास बात क्या है, खास बात क्या है, क्यों ये डेफिनेशन फेल हो रहा है? क्योंकि इसकी जो बाउंड्री है, आउटर मोस्ट सेल जो है हमारा, ये फिक्स्ड नहीं है, ये वैरी करता चला जा रहा, ये बार बार चेंज होता है। डेफिनेशन को ले लो कि जूनियर क्लास में द ऑफ सेल सर आवाज ऐसी बात है, नहीं आनी चाहिए, बेकार गुस्से में आ गया था मैं। क्या सबको आवाज आ रही है? क्या आप लोगों को आवाज आ रही है? हाँ तो चलो, एक और आवाज आएगी तब सोचेंगे। हाँ, द डिस्टेंस ऑफ द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम फ्रॉम इट्स न्यूक्लियस is called the atomic radius of the atom। ये जूनियर क्लास में पढ़ा था, ये क्लास 9 और क्लास 10 में अभी भी अलाउड है, बट 11 से ये इनवैलिड हो जाता है। और उसके पीछे की वजह जिसको आप कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जिस पाथ पे रिवॉल्व कर रहा वो सिर्फ सर्कुलर नहीं है, उसके साथ वो जिगजैग रास्ते को फॉलो करता है। तो सेंटर से उस इलेक्ट्रॉन तक का बेटर होता, आप कह दो द डिस्टेंस ऑफ द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, the distance of the electron present in the outermost cell from the nucleus of an atom is called the atomic radius of that particular atom taken under consideration। ऐसा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसकी बाउंड्री डिफाइन नहीं, एटम की जो बाउंड्री है वो कहाँ तक है वो डिफाइन नहीं हो पा रही, वेरी कर जा रही है, इसलिए ये डेफिनेशन अलाउड नहीं है, हम लोगों को कुछ और चाहिए होगा। तो क्या लिख देंगे हम लोग? बट not valid as the boundary of an atom is not defined। बुक में, किताबों में इसी चीज को और अच्छे से लिखा होगा, आप रीडिंग करके देख लीजिएगा उसको, एनसीईआरटी या किसी भी बुक में। अब बात आती है कि ये डिफाइंड नहीं है, ये डेफिनेशन गलत है, तो हमारा होने से पहले जो बच्चे ऑनलाइन हैं उनमें से कोई भी मुझे जवाब दीजिए
कि आप तक वीडियो साउंड अच्छे से पहुंच रही है या नहीं? यस सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। एक बच्चे ने रिप्लाई किया, बाकी बच्चों यदि आप चाहो तो टेक्स्ट कर सकते हो, कोई सर ओके, वेरी गुड। अब बात आती है इसको पढ़ते कैसे, हमारे सिलेबस में इस चीज को पढ़ना कैसे। दो चीजें पढ़नी है, एक तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा एटॉमिक रेडियस वगैरह को, उसके बाद वो जो पेरियोडिक टेबल हम लोग डिस्कस कर रहे थे बीते क्लासेस में, आपको ये बताना है कि किसी भी ग्रुप में आप टॉप टू बॉटम जाते हो तो एटम का जो साइज है वो धीरे धीरे इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। यदि इंक्रीज होगा तो इसके पीछे की वजह क्या है, यदि साइज डिक्रीज होता जाएगा तो इसके पीछे का रीजन क्या है, एक तो वो पढ़ना है। दूसरा, यदि इंक्रीज पढ़ चुके होते, अब उसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस आएंगे कि टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता जाना चाहिए लेकिन नीचे का कोई एलिमेंट ऊपर वाले से छोटा होता है, इसकी वजह बताओ। तो ऐसे सिचुएशंस और डायरेक्टली आपके एग्जाम में यही सब क्वेश्चंस मौजूद रहेंगे। क्योंकि ये क्लास 100% क्लास 11 को अप्रोच कर रही है, तो क्लास 11 के लेवल में आपके स्कूल्स में जो टेस्ट और जो एग्जाम्स होंगे उसमें डायरेक्टली जो क्लास में टॉपिक डिस्कस कर रहे हो आप, ये उठा के रख दिया जाएगा। आपको अपने तरीके से उसको अच्छे से लिखना होगा विद प्रिपरेशन। अच्छा, तो आखिर हम लोग पढ़ेंगे किस तरह की चीज को, हम लोग एक्चुअली साइज को अलग अलग नाम से पढ़ेंगे बच्चों। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, कोवैलेंट रेडियस। देन हम लोगों को क्या देखना होगा, वंडरवॉल्स रेडियस। देन हम लोगों को क्या पढ़ना होगा, मेटालिक रेडियस। फाइनली हमें क्या पढ़ना होगा, आयनिक रेडियस। और क्या बोलना चाहता हूं मैं, बोलना चाहता हूं ट्रस्ट में, यकीन में, भरोसा में, कि इनको जैसे ही पढ़ा इसके बाद दो तीन चीजें और, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी वगैरह, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आप इन टॉपिक्स और पढ़ोगे चैप्टर खत्म। लेकिन ये तो बोलने की बात है ना, बोलने को तो हम लोग समंदर किनारे खड़ा होकर समंदर को डांट दे कि अभी एक सांस में पूरे के पूरा सारा पानी तुम्हारा पी जाऊंगा, लेकिन ये प्रैक्टिकल है नहीं है। आप ऐसी पहाड़ के सामने छैनी हथौड़े के साथ खड़े हो जाए और नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब का डायलॉग मार दे, है ना, माउंटेन मैन वाला, कि तोड़ के रख दूंगा, लेकिन वो अलग थे, हम लोगों से होगा क्या पता। ठीक वैसे ही कहा, बोलने में तो 5 सेकंड्स लगे, लेकिन पढ़ने में इन चार चीजों के अलावे आपसे कहा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसका दूसरा नाम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, फिर अगला टॉपिक आयोनाइजेशन पोटेंशियल, और एक लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इनके अलावे उंगलियों पे जो 3 टॉपिक्स आपको मैं बता रहा हूं उतना आप कर लेते हो, ये चैप्टर नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी बात है, बहुत सारी बात, हर टॉपिक को आपको डीपली पढ़ना है और उसके साथ साथ वो कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है। और ये चैप्टर नंबर 3 क्यों आया है, ताकि चैप्टर नंबर 4 आपको समझ में आ सके, क्योंकि जब चैप्टर 4 में जाएंगे तो चैप्टर 3 की जरूरत पड़ेगी। 1 और 2 में जो पढ़ा वो तो आएगा ही आएगा, चैप्टर 4 में चैप्टर 3 फिर यूज होना है। ओके, तो लो, आखिर ऐसे क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग साइज ऑफ एटम्स को,
हमें तो एटॉमिक रेडियस पढ़ना था, तो ये कोवैलेंट रेडियस क्या है, वैन डर वाल्स रेडियस क्या है, मेटालिक रेडियस क्या है और आयनिक रेडियस क्या है, ये पढ़ना है। जरा सा ठहरना, थोड़ी देर में मैं बोलूंगा कि आप इसको नोट करो। उसके पहले याद कीजिए क्लास 9 के चैप्टर में, जिसमें हम लोग पढ़ा करते थे कि 2 और मोर एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। ये पहला हाइड्रोजन एटम, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम, और इन दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन्स की होती थी शेयरिंग। पढ़ाया जाता था हमें कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से दोनों हाइड्रोजन एटम्स के बीच एक बॉन्ड बना है, जिसे कोवैलेंट बॉन्ड कहना है। द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स by their mutual sharing of electrons is called covalent bond। कुछ सुना सुना लग रहा है जानवी? सुना सुना लग रहा है आपको? ओके, इन्होंने कहा सर सुना तो है लेकिन याद नहीं है। इसका मतलब ये सुना सुना नहीं लग रहा, सुना सुना लग रहा होगा, है ना? क्योंकि मतलब दो ही चीज लग सकते हैं। अब याद नहीं आ रहा तो सुना सुना लगेगा। ठीक है, और सुनो बेटा, कुछ आयनिक बॉन्ड भी पढ़ा था हम लोगों ने, जिसका दूसरा नाम दिया था इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और उसमें था द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन 2 और मोर एटम्स बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। ऐसा कुछ था। तो ये जो कोवैलेंट वर्ड आया है ये वही वाला कोवैलेंट है, ये जो आयनिक वर्ड आया है ये वही वाला आयनिक है। तो हम लोग क्या, अच्छा ये वंडरवॉल आया, अब क्या है? स्पाइडरमैन देखा है पार्ट 1? स्पाइडरमैन मूवी पार्ट 1, जिसमें पहली बार पीटर पार्कर, उसकी जगह जगह बेइज्जती होती रहती है, यहाँ तक कि स्कूल बस उसको वो ले नहीं जाना चाहती, सब लोग चिल्लाते रहते हैं। तो एक अचानक से कहीं पे कैमरामैन के तौर पे जाता है, एक स्पाइडर उसके हाथ में आकर यहाँ पे ना कट करता है, उसके बाद वो स्पाइडरमैन बन जाता है, सारा कुछ याद है। उसके पहले एक सीन था, सड़क पे स्पाइडरमैन अपना स्कूल पैदल जा रहे थे, स्कूल बस गुजरती है ना, इस स्कूल बस गुजरती है, उसके स्कूल की बस रुकती नहीं है, तो ये कुछ दूर तक दौड़ता है चिल्लाते चिल्लाते कि रुको रुको मेरे लिए रुको, बस रुकती नहीं है। ये बस के बहुत करीब पहुंच जाता है, बस पे ऐसे हाथ लगाता भी है इस तरह से, है ना? और जब हाथ लगाता है तो उस पे एक पोस्टर चिपका रहता है जो बस से उखड़ कर उसके हाथ में आ जाता है। क्या हुआ? कोई और सीन याद आया? ठीक है, तो अचानक से उसको लगता है ये पेपर मेरे हाथ में कैसे चिपका, तो हाथों में वो छोटे छोटे वो कटीले कुछ पॉइंट निकल कर आते हैं और वहीं से पोस्टर चिपक करके बाहर आता है। यदि ये सीन याद होना चाहिए, अदरवाइज कोई बात नहीं। ठीक, तो उसकी बात क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि वंडरवॉल्स की बात मैं कर रहा था। यहाँ पे ना तो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, ना तो इलेक्ट्रॉन्स का लॉस और गेन होता है, ना तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, उसके बावजूद एक बॉन्ड होता है जिसको हम लोग नाम क्या देंगे? वंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये मेटालिक रेडियस की बात होती है। सपोज करो ये एक हमारा आयरन रॉड होता है, तो इसमें आयरन के एटम्स होते हैं, Fe, इस तरह से बहुत सारे आयरन के एटम्स होते हैं। अब उनको पता नहीं क्यों कौन बांध के रखता है, ना इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है उनके बीच, ना आयरन और आयरन के बीच लॉस गेन होता है, फिर भी करोड़ों करोड़ इनमेरेबल आयरन के एटम्स एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। एक रॉड होता है आयरन का, तो वो जो मेटल है उनके एटम्स के बीच में एक बॉन्ड होता है जिसको हम लोग कहते क्या है? आयनिक बॉन्ड।
तो इन्हीं चारों को हम लोगों को डीपली डिस्कस करना है बारी बारी से। और इनकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि एटम की बाउंड्री डिफाइंड नहीं थी। आउटर मोस्ट सेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन सीधा सीधा ऐसे रिवॉल्व करता, तब ना आदमी बच सकता रहा, है ना। वो रिवॉल्व करते समय थोड़ा अप डाउन जिगजैग 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 पाथ वगैरह फॉलो करके और तो फिर खुद के साइकिल को कंप्लीट करता है। इसलिए सेंटर से उस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस भी हमेशा चेंज होता रहता है। सेंटर से उस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस भी चेंज होता रहता है, तो रेडियस भी हम लोग फिक्स तरीके से नहीं निकाल पाते। तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या किया गया? कहा कि एक काम करो, फ्री स्टेट में एटम पकड़कर उसका रेडियस मत मेजर करो। जब ये लोग आपस में मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं उस वक्त आप इसका रेडियस पता करो, वो रेडियस अराउंड अबाउट सही आएगा। तो उसके चक्कर में हम लोगों को ये सारी चीजें पढ़नी। ओके, तो अब इसमें क्या क्या हम लोग देखेंगे। पहले आप यहां तक नोट कर लो सारी चीजों को, इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। तुम ये करने के बाद फिर ये भी कर लेना, बोर्ड मार्क, फाइल्स, अपलोड, एक्टिविटीज और कास्ट। सबका लोगो भी बना लो तुम। जाओ खुश रहो गधी। चलिए, अब आइए बारी बारी से इनके बारे में बात करेंगे। थोड़ा ये सीखेंगे कि क्या होता है, थोड़ा ये सीखेंगे कि क्या होता है, थोड़ा ये सीखेंगे कि क्या होता है। जब तीनों सीख लेंगे तो इसको सिर्फ देख लेंगे कि क्या होता है, और इसके बाद आएगा मेन सेक्शन कि पेरियोडिक टेबल में इनका वेरिएशन कैसे है, साइज कैसे इंक्रीज डिक्रीज करता है, उसके पीछे की वजह क्या है, और एक्सेप्शनल केसेस क्या है, वो स्लोली आते जाएंगे। चलो आगे चले मैडम। अच्छा, सुनना जरा, पहले जरा वापस चलो क्लास 9 या 10 में। जब हम तुम क्लास 9 या क्लास 10 में थे, हमें पढ़ाया गया था कोवैलेंट बॉन्ड। अभिनव, हुमा, राज, दीजिए आवाज। यस सर। वेरी गुड। और एक जो अनजान शख्स हैं वो सिर्फ मैसेज कर दो, आपके बारे में किसी को बताना नहीं आज। सुनो ना, ऐसा पढ़ते थे ना कि सपोज ये हाइड्रोजन आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन। अरे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1। तो लेफ्ट वाले हाइड्रोजन के पास, इसको ऐसे दिखाया करते थे जूनियर क्लास में, राइट वाले हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, और इनका इंटेंशन क्या होता है, इरादा क्या होता है कंबाइन होने का? हाइड्रोजन चाहता है कि आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, ताकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियरेस्ट इनर्ट गैस की तरह हो जाए, हीलियम की तरह हो जाए। आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन चाहता है, हाइड्रोजन को छोड़ दो तो बाकी आगे की ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं। तो ये रहा लेफ्ट का हाइड्रोजन, ये राइट का, इनके बीच इलेक्ट्रॉन की एक शेयरिंग होने से पहले ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ इस हाइड्रोजन का था, इस पे इसका कोई हक नहीं, और ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ इस हाइड्रोजन का था, इस पे इसका कोई हक नहीं। लेकिन जैसे ही इनके बीच एक बॉन्ड बन रहा होता है, जैसे ये लोग अपने एक एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं, तो अब इस हाइड्रोजन को भी 1 और 1 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इस हाइड्रोजन को भी 1 और 1 2 इलेक्ट्रॉन्स, दोनों हाइड्रोजन एटम्स के ड्यूएट्स कंप्लीट। और बनता क्या था? दो हाइड्रोजन एटम के मिलने से बनता क्या था? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। यदि सिर्फ H लिखा था तो इसको हाइड्रोजन एटम कहते थे, और H2 लिखा होता था तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कहा करते थे। याद कीजिए,
इसी को एक और तरीके से दिखाते थे बच्चों हम लोग क्लास 9 की बुक में, क्लास 10 की बुक में, अभी भी आपको कहीं कहीं दिख जाएगा। वो कौन सा तरीका होता था कि ये रहा हमारा लेफ्ट वाला हाइड्रोजन जिसका न्यूक्लियस ये रहा और इसका इकलौता इलेक्ट्रॉन ये रहा। इसी हाइड्रोजन एटम का आप यहां पर कॉपी कर गए, एक इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट सेल में, एक इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट सेल में। कोवैलेंट बॉन्ड बनवाने के लिए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो हम लोग जूनियर क्लास में दिया करते थे उसमें होता क्या था, पहला हाइड्रोजन एटम आगे की तरफ आया, दूसरा हाइड्रोजन आगे की तरफ आया और दोनों एक दूसरे को थोड़ा ओवरलैप करते थे। रिमेंबर, दोनों एक दूसरे को थोड़ा ओवरलैप करते थे। और जूनियर क्लास की बुक को आज ही आप ओपन करके देख लो तो इसके बाद हालात कुछ ऐसे होते थे कि आप इस तरह से ऐसे कुछ ऐसा सिचुएशन, यहां पे इनकी ओवरलैपिंग होती थी। अब वो जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स थे, ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसका था इसका नहीं, ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसका था इसका नहीं, जब दोनों इस तरह से ओवरलैप करते थे, ओवरलैपिंग से पहले इसे यू राउंड 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 रिवॉल्व करना होता था, इसको ऐसे रिवॉल्व करना। अब ये लोग एक दूसरे के साथ मिलकर एक नया रास्ता गेन करते हैं और कुछ यूं रिवॉल्व करना शुरू कर देते। दोनों एटम्स एक दूसरे के करीब आते थोड़े ओवरलैपिंग के साथ। और अब क्या बात होती है, अब बात होती है कुछ ऐसी कि इसके बीच यहां पर एक डिस्टेंस, दोनों हाइड्रोजन एटम्स के न्यूक्लियाई एक दूसरे के थोड़ा करीब आते हैं और इस डिस्टेंस को इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एडजेसेंट एटम्स इज कॉल्ड इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। या कह दो कि यही जो ग्रीन वाली लाइन है ये बॉन्ड को दिखा रहा है। कौन से बॉन्ड को? कोवैलेंट बॉन्ड को दिखा रहा है। तो कोवैलेंट बॉन्ड का यहां से लेकर यहां तक ये जो लेंथ होता है इसको हम लोग कहा करते हैं बॉन्ड लेंथ। ये आप पढ़ेंगे आगे चलकर बच्चों, आगे चलकर मतलब कब? केमिकल बॉन्डिंग्स चैप्टर नंबर 4। अभी कहा हम लोग? चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज में। अब यहां शुरुआत आपको दिखेगी, डिटेल वहां पढ़ना है। ये सिचुएशन है। खैर, तो ये रहा हमारा बॉन्ड लेंथ। अब बात आती है, यदि आपने इस एटम को H कहा, इस एटम को H कहा, तो ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल कौन सा मॉलिक्यूल हो गया? H2 मॉलिक्यूल। ठीक है ना? अब सुनना अच्छे से, ये जो H और H के बीच का डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन एटम्स, इसको मेजर करके आप इसका हाफ कर दो तो आपको जो मिलता है वो मिलता है रेडियस। कैसा रेडियस? कोवैलेंट रेडियस, COV डॉट। ये हम लोग R के नीचे यहां लिख जाते हैं सबस्क्रिप्ट में। तो R कोव का मतलब हो गया, हम लोग कोवैलेंट रेडियस की बात कर रहे हैं। कोवैलेंट रेडियस किसके केस में? हाइड्रोजन की बात हो रही है, कोवैलेंट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन। तो DHH डिस्टेंस बिटवीन द टू हाइड्रोजन एटम्स, और उसको क्या कर दिया? हाफ। तो यू निकलता है, यू पता करते हैं हम लोग, दो एटम्स को जब इस तरह से बॉन्ड बना चुके होते हैं तो उनका कोवैलेंट रेडियस ऐसे पता करते हैं। मान लो आपको नहीं पता है कि H2 है कि Cl2 है कि Br2 है, O2 है, F2 है, N2 है, नहीं पता। आपने रैंडमली दो एटम्स ले लिए होते,
जो बच्चे ऑनलाइन है एक बार आवाज दे दो। Yes, sir. गुड। ये रहा पहला Yes, sir. एटम, वेरी गुड। ये पहला एटम ए, इसका न्यूक्लियस यहाँ पे। ये दूसरा एटम ए, इसका न्यूक्लियस यहाँ पे। इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो ये है। तो ए से लेकर ए तक के डिस्टेंस को आपने कहा डी ए, और इसका हाफ कर दो तो ये फिर मिला हमें आर कोवैलेंट। लेकिन बच्चों ये तभी एप्लीकेबल है जब दोनों एटम सेम हो। क्या क्या एग्जांपल ले रहे हैं हमें? पहला भी हाइड्रोजन और दूसरा भी हाइड्रोजन। और क्या ले रहा था? Cl2, पहला क्लोरीन दूसरा भी सेम एटम क्लोरीन। Br2, पहला ब्रोमीन दूसरा भी ब्रोमीन। I, पहला आयोडीन हिपोलिन दूसरा भी हिपोलिन। हिपोलिन कुछ होता नहीं है, वॉशिंग पाउडर आता था, ऐसे नाम में आगे तो बता दिया। हाँ चलो सब कुछ ठीक। तो ये एक बात तो है हमारे पास। अनजान शख्स पास दीजिए। अनजान शख्स आवाज दीजिए। आप लोग को लग रहा कि अनजान शख्स ने आवाज नहीं दिया, आपके 2 बार कहने पर भी आपकी बेइज्जती होगी। नहीं, ये कोडवर्ड है हमारा, है ना। चलो चलो ध्यान दो, कोई बेइज्जती की बात नहीं। सुनो आगे। अब इसमें 2 सिचुएशंस बच्चों, 2 बातें यहाँ पर, 2 बातें। अब एक टर्म मैं यूज करने जा रहा हूं, पढ़ना अभी नहीं है, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। इनको सोने से रोकना। हाँ, एक आदमी रखेंगे, काट लीजिए इसको। हाँ मारेंगे। हाँ हाँ, एक टर्म यूज करूंगा, काफी डीप पर डैम, बहुत डीप, लेकिन इसका नाम शुरू में आ गया, पहले आ गया। और मैं आपको ये भी हवाला नहीं दे सकता हूँ कि 10 में था, 9 में था। कहीं एक वर्ड के तौर पे लिखा हुआ हो तो बात अलग है, अदरवाइज 10, 9 में हम लोग इसको ज्यादा नहीं देखते। वो वर्ड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसी ने सुना हो तो बता सकता है। 1 2 3 4 5 6। नंबर 2 पहले आप बताओ। यही तो था, है ना। ऑफ एन एटम, अभी हम लोग करेंगे बात इस बारे में क्योंकि इसका जिक्र आ रहा है। The ability of an atom to pull the shared pair of electrons towards itself is called the electronegativity of that atom। मैं फिर से बोलना चाहता हूँ कि 9 या 10 में ये वर्ड कहीं आता भी है तो बड़ा रुक रुक कर आता है। ये स्पेशल ऐसा कोई डिफाइंड वर्ड नहीं है जो 10 का टीचर कहते थे कि आपके बोर्ड्स में आएगा तो इसको पढ़ो, ऐसे डिफाइन ऐसे करते हैं, इसके एग्जांपल्स ये ले लेते हैं। क्योंकि था ही नहीं, ना के बराबर। तो यदि हमें नहीं पता तो ये कोई ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, सिर्फ इसको लॉजिकली समझ लेना। पढ़ेंगे इसी चैप्टर में थोड़ा आगे जाकर। कितना आगे जाकर? जब एटॉमिक रेडियस पढ़ चुकेंगे और पेरियोडिक टेबल में इसका वेरिएशन पढ़ चुकेंगे, उसके एक्सेप्शंस पढ़ चुकेंगे। जब वंडर वॉल्स रेडियस पढ़ चुकेंगे, पेरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट कैसे वैरी करता है वो पढ़ चुकेंगे और उसके एक्सेप्शंस पढ़ चुकेंगे। जब हम लोग मेटालिक रेडियस पढ़ चुकेंगे, पेरियोडिक टेबल में मेटालिक रेडियस का वेरिएशन पढ़ चुकेंगे और उसके एक्सेप्शंस भी पढ़ चुकेंगे। जब हम लोग आयनिक रेडियस पढ़ चुकेंगे और पेरियोडिक टेबल में इसके डाउन द ग्रुप अलोंग द पीरियड वेरिएशंस भी पढ़ चुकेंगे और इसके एक्सेप्शंस भी पढ़ चुकेंगे, तब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन इसका नाम अभी आ गया है तो लेना पड़ेगा, वरना 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रह जाएंगे। वरना मुझे सिर्फ इतना बताकर बाहर निकलना पड़ेगा
जितना आपके एनसीईआरटी बुक में यहाँ पे डिस्कस्ड है। इसमें एक दो और चीजें हैं जो थोड़ा सा आपको समझने के लिए ये इंफॉर्मेशन चाहिए। सपोज हमारे पास एक H होता और एक Cl होता, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, इसके पास इकलौता एक ही तो इलेक्ट्रॉन होता है और उस इलेक्ट्रॉन को यूं दिखा देते हैं। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, first cell can have a maximum of 2 electrons, second cell can accommodate a maximum of 8 electron। तो फर्स्ट में भी 2 चला जाए, सेकंड में 8 चला जाए, तो 17 में तो 10 यहाँ हो गया, 7 जो आउटर मोस्ट सेल में जाएंगे किसके, क्लोरीन के। और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7। अब इनको आप हाइड्रोजन का चाहते हैं डुएट कंप्लीट हो जाए और क्लोरीन का चाहते हैं हम लोग ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। राज आप मौजूद हो? यस सर। बहुत अच्छी, आपकी मौजूदगी अति आवश्यक है राज। आगे चलते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड, अब हाइड्रोजन को 1 और 1 2 इलेक्ट्रॉन्स, और जरा क्लोरीन की देखो तो क्लोरीन की बात करो तो 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आ गए, नहीं 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए इसको। तो क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा और हाइड्रोजन का डुएट पूरा। लेकिन इस वाले एग्जाम्पल और इस वाले एग्जाम्पल में एक डिफरेंस है। यहां पर देखो दोनों के दोनों सेम एटम्स थे बच्चों, ये दोनों के दोनों सेम एटम्स थे। सेम एटम, और यहां पर पहला एटम हाइड्रोजन का और दूसरा एटम किसका है, क्लोरीन का। सिर्फ सेम एटम नहीं कहना, ये नहीं कहना सर आवाज नहीं आ रहा। ठहरो जरा, यहां तो ठीक है। बाकी बच्चों अब आ को रहा। भी अब आ रही है। उस वक्त नहीं बोल रहा था मैं उस वक्त मैं सिर्फ लिख रहा था राज आप जहां ले चलो, जिस मंदिर मस्जिद में, मैं कसम खाने को तैयार हूं, लेकिन उस वक्त नहीं बोल रहा था। चलो आई लव यू टू, सुनते हैं आगे। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऐसा कहा। अब देखो हाइड्रोजन एक अलग एटम है और क्लोरीन एक अलग एटम। अब इनमें एक बात होती है कि जब इनके बीच बॉन्ड बन रहा होता है उस वक्त दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन तेरा, एक इलेक्ट्रॉन मेरा, जो तेरा है वो मेरा, जो मेरा है वो तेरा। और हम लोग बॉन्ड बनाने के बाद इलेक्ट्रॉन के इस पेयर को बीचों बीच रखेंगे, ना तो तू मुझसे छीनना ना मैं तुझसे छीनूंगा। ऐसे कसमे वादे खाकर दोनों इस रास्ते में कदम बढ़ाते हैं। हम लोग भी कसम खा के ही कदम बढ़ाते हैं, कोई एक होता है थोड़ा सा चीट कर लेता है। अब इलेक्ट्रॉन का ये जो पेयर दिख रहा है उनमें से एक इस हाइड्रोजन का, दूसरा इस क्लोरीन का, और वादा किया जाता है कि इसको बीच में रखेंगे। लेकिन इनमें से एक थोड़ा ज्यादा ताकतवर, और किस मायने में ताकत, इलेक्ट्रॉन के इस शेयर को अपनी तरफ हाइड्रोजन के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग है। क्लोरीन के पास हाइड्रोजन के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा एबिलिटी है इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी पुल करने की, खुद की तरफ खींचने की, इलेक्ट्रॉन पेयर को हड़पने की, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर रहना तो बिल्कुल बीच में। अरे अरे हाँ कोई बात नहीं, चलो
रहना तो बिल्कुल बीच में चाहिए था, लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर कौन है जो थोड़ा अपनी तरफ शिफ्ट करवा लेता है? तो अभी बात हो रही थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, उत्कर्ष ने बताया और आप 4-5 और लोगों ने हाथ ऊपर किया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताने की। तो ये होता यही है कि यदि दो एटम्स के बीच कोवेलेंट बॉन्ड बने इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग के दौरान, तो उनमें से किसी एक के पास थोड़ी ज्यादा ताकत, थोड़ी ज्यादा एबिलिटी होती है शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ पुल करने की। तो जो ज्यादा ताकतवर होता है इसे हम लोग कहते हैं कि ये है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये हाइड्रोजन हमारा क्या हो गया? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये एक बात अभी तक मैं आपको थोड़ा सा एक आउटलाइन से एक आइडिया देना चाह रहा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। अब बात आती है कि चूंकि हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड के साथ साथ कोवेलेंट रेडियस भी यहाँ पर ये कि ये जो चीज है हमारा कोवेलेंट रेडियस है। तो मैं पहले इसको इसके हेडिंग को थोड़ा चेंज कर देता हूँ कि हम लोग एक्चुअली इसको क्या देख रहे हैं, कोवेलेंट रेडियस। लेकिन ये कब कोवेलेंट रेडियस का ये डेफिनेशन कब वैलिड है? जब पहला H दूसरा भी H, यानी एटम सेम, पहला Cl दूसरा भी Cl, सिमिलर एटम्स, पहला ब्रोमीन दूसरा भी ब्रोमीन, सिमिलर एटम्स। क्योंकि जब दोनों एटम सेम तो इनमें से ना तो कोई ज्यादा ताकतवर होगा ना तो कोई कमजोर होगा, इलेक्ट्रॉन की कोई खींचातानी नहीं हो रही होगी, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यहाँ पर कोई रोल ही नहीं है। अब यदि एटम्स बदल दो, एक H लिया, एक Cl लिया, एक HBr, HF ऐसा करके कुछ लिया, जिसमें से कोई एक थोड़ा कमजोर है और दूसरा थोड़ा स्ट्रांग है, तो जो स्ट्रांग है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल भी करना चाहता है। तो वैसे केस में ये जो चीज है कोवेलेंट रेडियस, ये हमारा थोड़ा चेंज हो जाता है हल्का सा, वो हम लोग अभी देखेंगे, आपके बुक में लिखा मिलेगा। ठीक है, क्या इसको हम सब नोट कर चुके हैं? क्या आप सब नोट कर चुके हैं बच्चों? आवाज दीजिए प्लीज। एक हेडिंग देना, हेडिंग देना, मतलब नोट हो चुका, नोट कर रहे हैं क्या आप लोग? आप कर रहे हो? पहले मैंने नहीं बोला था, तो इसके पहले क्या नोट किया था आपने? इसके पहले ओ ओ अच्छा सॉरी, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अभिनव आवाज दीजिए प्लीज। यस सर। गुड, ओके, चले। ये भी रख लिया ना कहीं पर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अच्छा, बस इतना समझना कि शेयरिंग हो जाने के बाद कोई एक जो थोड़ा स्ट्रॉन्गर है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ शिफ्ट करवाता है। ये कब था? जब सेम एटम्स हो। अब इसका केस 2 समझना। इन केस ऑफ डिफरेंट एटम्स, ध्यान से बच्चों, इन केस ऑफ डिफरेंट एटम्स दो बातें होंगी। हाँ, क्या एटम्स डिफरेंट जरूर हो, गौर से देखते रहिएगा, बहुत गौर से। एटम्स डिफरेंट जरूर हो लेकिन उन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाए सेम। एक हमारे पास एटम ए, एक हमारे पास एटम बी, दोनों अलग अलग हैं
लेकिन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इन दोनों का कैसा है, सेम है। तुम बोलोगे सेम है, सेम तो तभी होगा जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो, ब्रोमीन ब्रोमीन हो, क्लोरीन क्लोरीन हो, फ्लोरीन फ्लोरीन हो। ऐसा भी होता है दो एटम्स अलग होते बट उनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी काफी ज्यादा कंपेरेबल होती है, मतलब डिफरेंस ना के बराबर होता है। ऐसा इलेक्ट्रॉन पुल करने की ताकत बहुत ज्यादा कम या ज्यादा नहीं है। तो ऐसे केस में रहा न्यूक्लियस चीज है बच्चों, आर कोवैलेंट ही कहेंगे क्योंकि टॉपिक थोड़ी बदला है, टॉपिक तो अभी भी कोवैलेंट रेडियस है, कोवैलेंट रेडियस है। लाओ अच्छा रहने दो, इसके बाद ले लेंगे। कोवैलेंट रेडियस है, ये सिंपल होता है आर ए प्लस आर बी। काहे का आर ए और कहां का आर बी, ये आर ए और आप ले लो फिर यहां से इसके मिडिल तक आर बी। सिंपल वे में दोनों ओवरलैप कर चुके हैं, कोवैलेंट बॉन्ड्स बन चुके हैं, दोनों थोड़ा ज्यादा करीब आ चुके हैं। वैसे केस में इसके न्यूक्लियस से इस यहां बिल्कुल मिडिल तक और इसके न्यूक्लियस से मिडिल तक ये आर ए ये आर बी दोनों को ऐड कर दीजिए। इतना तो हुआ, इतना तो हुआ। और क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने से तो किसी एक का निकलेगा नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, डिवाइडेड बाय 2। ऐसी कहानी आ जाए, क्योंकि आप या तो सिर्फ ए का रेडियस चाहते हो या सिर्फ बी का रेडियस चाहते हो। सिंपली दोनों का ऐड कर दोगे तब तो एक बड़ा सा लेंथ मिल जाएगा, वो तो बॉन्ड लेंथ मिल गया ना। हम लोगों को उसका एवरेज करना है, उसको हाफ करना है, तो हम लोगों को कोवेलेंट रेडियस यहाँ पे मिल पाएगा। लेकिन ध्यान देना है हम लोगों को इसके बी पे, इसके सेकेंड टाइप पे। जब दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी हो जाए, कैसी हो जाए, डिफरेंट, एक की ज्यादा एक की कम, या तो ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा और बी की कम, या बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा और ए की कम। इसको ऐसे समझो, पहला एटम उसका न्यूक्लियस, इसी को कॉपी कर लूं मैं, दूसरा एटम उसका न्यूक्लियस। इस डायग्राम में आपको गड़बड़ी भी दिख रही होगी, आपको लग रहा है उसको थोड़ा और इधर शिफ्ट करके रखना चाहिए, तब ये सिमेट्रिकल होता। जानबूझ के थोड़ा करीब ले आया इसको। इनमें से यदि ये ए है और ये बी है तो ऐसा माना कि इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी, इसके पास पुल करने की ताकत थोड़ी ज्यादा है। तो जो कॉमन एरिया है जहां पे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, कंप्लीट वो सेक्शन थोड़ा सा अपनी तरफ एंटर करवा लेता है। और इस वक्त एक ऐसा फॉर्मूला मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं जिसका प्रूफ आपके सिलेबस से बाहर है। प्रूफ पढ़ना होता है बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स करने वाले बच्चों को, वो भी सेमेस्टर 2 में चल करके, है ना, शुरू के 6 मंथ नहीं, बाद के 6 मंथ में स्पेशली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर उनको कंप्लीट एक बड़ा सा एरिया मिल रहा होता है। तो वहां जब जाओगे तो इसका प्रूफ मिलेगा। बाकी आपके पास जो कोई बुक होगी उसमें आपको ये सिर्फ लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा और इसके जो सिंबल्स हैं उनका नाम बता देंगे कि ये सिंबल क्या क्या दिखा रहा होता है। क्या यहां तक ठीक है बच्चों? आवाज दो जो बच्चे ऑनलाइन है। यस सर। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। तो इस केस में क्या होता है, आर कोवैलेंट इक्वल्स टू आर ए प्लस आर बी माइनस 0.9
इंटू जीटा ए माइनस जीटा बी। दो नए सिंबल्स है, देखने में आपको ये लग रहे हैं क्या? बिल्कुल एक्स की तरह, जैसे एक्स लिखा जाता है उसी को थोड़ा स्टाइलिश लिखा है, आर ए प्लस आर बी माइनस ये जीटा ए माइनस जीटा बी। कहा इसका डेरिवेशन आपके 11th सिलेबस में नहीं है। इनफैक्ट यदि आप जेईई नीट को प्रिपेयर कर रहे हो, बुक रिकमेंड किए गए हैं या आपको मॉड्यूल अवेलेबल करवाया गया है इंस्टीट्यूट की तरफ से, तो उसमें भी इस चीज का जिक्र मिलेगा कि ये चीजें होती हैं। जो डेरिवेशन है वो आपके सिलेबस में नहीं है, सिलेबस से बाहर। तो आखिर ये क्या है, क्या कहेंगे? ये जो चीज आप देख रहे हैं, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, क्या पढ़ेंगे इसको? जीटा ए। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? जीटा बी। और ये किसको दिखाता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। और ये किसको? तो ये एक चीज है, इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, जैसे यहां पे देखो हम लोग एवरेज निकाल रहे हैं, ध्यान से, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल कर उसको हाफ कर, क्योंकि यहाँ पर दोनों सेम एटम्स, यहाँ पर एक बदलाव आता है। इन केस ऑफ डिफरेंट एटम्स ये थोड़े ज्यादा क्लोज होते हैं, ज्यादा क्लोज होते हैं। एवरेज यहाँ पर नहीं लिया जाता, आर ए प्लस आर बी यहाँ डिवाइडेड बाई 2 नहीं लेते। इनफैक्ट चूंकि आपने कहा कि इसको आपको 2 से डिवाइड करना है, तो करके दिखा तो दिया, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं यहाँ पर कोई 2 से डिवाइड नहीं होता है बेटा, ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होने की वजह से ये लोग काफी ज्यादा क्लोज आ चुके होते हैं, तो वो ऑलमोस्ट उसके रेडियस का जो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है उसके क्लोज रिजल्ट हम लोगों को दे देता है। तो दैट्स वाई यहाँ पे आप किसी 2 से डिवाइड नहीं करना। तो ये दोनों चीजें आपके हैं, ये भी अब ये 0.9 कहां से आया, या जीटा ए माइनस जीटा बी क्यों हो रहा है, ये आपको अभी फिलहाल नहीं जानना। आप अपने बुक को भी ओपन करेंगे और उसमें ये टॉपिक लिखा होगा, जिस पेज में वहां देखना यदि जिक्र किया होगा तो डायरेक्टली बात रख दी गई होगी। हाँ, तो इसको भी प्लीज नोट कर लो। राज आवाज दीजिए प्लीज। ठीक है, चलो नोट कर चुके। अब यहां से चलते हैं आगे। कोवेलेंट रेडियस के बारे में सारी बात यहाँ पे है। आपको बुक में ये दिखेगी, आपको बुक में हार्डली ये दिखेगा, ये किसी बुक में मिलेगा आपको, किसी बुक में नहीं मिलेगा, बुक पे डिपेंड करता है। तो ये मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, बाकी ध्यान दीजिएगा, नहीं मिले तो घबराना मत। अब आ जाओ, हम लोग बात करते हैं वंडरवॉल्स रेडियस। नाम था वंडरवॉल, पहले ये ध्यान रखिएगा, डिक्शनरी में हिंदी ढूंढने की कोशिश मत करना क्षमा। हाँ, बुक में कई बार इनके स्पेलिंग में थोड़ा लोचा मिलेगा। यहाँ पर WAAL लिखा है, क्या पता आपके पास जो बुक मिले उसमें वो दीवार वाली जो स्पेलिंग है वो आ जाए, WALL। घबराना नहीं, नाम है, नाम के स्पेलिंग में इधर उधर हो जाए चलता है, ठीक है। दीपक लिखते हैं DIPAK, दीपक लिखते हैं DEEPAK। बोलते हो उसको, क्या पता किस स्पेलिंग वाला नाम लेकर बुलाया, वो तो आ ही जाता है। अच्छा, वंडरवॉल्स रेडियस की बात हो रही है, ध्यान देना, ध्यान देना। इस बार आपके पास
ये एक H2 मॉलिक्यूल है बच्चों, और ये एक दूसरा H2 मॉलिक्यूल। सुनना अच्छे से, कि ऐसा हुआ है कि आपको एक पैकेट, एक डब्बा लड्डू किसी ने गिफ्ट किया, आपके घर लेकर आया हो, आप किसी के घर लेकर गए हो, ये से थोड़े चिपके हुए होते, एक उठाओ दो और उठता है, बोलो ना, वंडरवॉल फोर्स। हम लोग उसको लड्डू का, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ध्यान दो, वंडरवॉल फोर्स। या फिर वो लड्डू एक सप्ताह तक टच ही नहीं किया, रख दिया कहीं पे, फिर उठाते हैं, एक उठाते हैं चार निकलता है, वंडरवॉल फोर्स। आप थोड़ा थोड़ा समझ रहे होंगे, यदि दो चीजों के बीच कोई बॉन्ड ना बने, ना तो पहला इलेक्ट्रॉन करे लॉस, ना तो दूसरा इलेक्ट्रॉन करे गेन, ना तो इलेक्ट्रॉन्स की हो शेयरिंग, कुछ ना हो, बस दो चीजें आसपास हैं, इसलिए इनके बीच सरफेस में थोड़ा सा अट्रैक्शन हो गया है, थोड़ा चिपका चिपका महसूस कर रहे हैं। ऐसे फोर्स को वंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। आई रिपीट, वंडरवॉल फोर्स में इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे कोई लेन देन नहीं होती, कोई शेयरिंग नहीं होता, कोई ट्रांजैक्शन नहीं होते, बस दो चीजें आसपास है, अट्रैक्शन हो गया, होता है ना, कि स्कूल गए, जिनसे अट्रैक्शन हुआ वो भी आया, अच्छा लग रहा है, आप पहुंच गए, जो दोस्त आपका करीबी है जिनसे अट्रैक्शन है वो नहीं, पूरा दिन सारा पीरियड हम लोग चौपट कर देते, पढ़ाई पे ध्यान नहीं लग पाता है, तो एक दोस्त जिससे आपको अच्छी दोस्ती हो गई है ना, जिससे सा महसूस हुआ, वो आया ही नहीं, तो मन खराब खराब लग रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसा बेटा, पहला हाइड्रोजन एटम, दूसरा हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की वजह से एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर जुड़ चुके हैं हमेशा के लिए, कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर क्या बना है, H2 मॉलिक्यूल। यहां पे भी पहला हाइड्रोजन एटम, दूसरा हाइड्रोजन एटम, दोनों एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर हमेशा के लिए अटैच हो चुके हैं, लेकिन इस H2 मॉलिक्यूल और इस H2 मॉलिक्यूल के बीच ना तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसे दिया, ना इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसे दिया, ना इलेक्ट्रॉन, फिर भी दोनों एक दूसरे के आसपास है, फिर भी एक दोनों एक दूसरे के अगल बगल है, जिसको आप क्लास 7 के साइंस बुक में, क्लास 8 के साइंस बुक में कहा करते थे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन नहीं, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग नहीं, बस दो मॉलिक्यूल से वो आसपास है, और आप चाहते हो कि दोनों में से एक मॉलिक्यूल को दूर करें, आपको थोड़ी बहुत एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है, कुछ ना कुछ ताकत लगाने की जरूरत है, बाहर बाहर चिपक गए। जैसे जैसे सपोज करें कि आप किसी टेबल वगैरह पे, फर्श वगैरह पे, कोई कमरा 2 दिन से बंद है, आप सडनली जाते हैं, स्टडी टेबल आपका, आप यूं हाथ ऐसे लगाते हैं और थोड़े से डस्ट पार्टिकल्स हाथ में आ गए, तो डस्ट पार्टिकल्स का वो आपके मेज के ऊपर अट्रैक्शन, वो एक तरह का वंडरवॉल फोर्स बोल दो, ऐसा कह दीजिए। तो फिलहाल H2 मॉलिक्यूल दोनों एक दूसरे के आसपास, और इनके बीच यहां पर कुछ अट्रैक्शन है। अब यहां पे आपको डिस्टेंस बिटवीन H2 एंड H2 डिवाइडेड बाय 2, ये कहलाता है
आर वंडरवॉल। जो बच्चे ऑनलाइन है जरा आवाज दीजिए प्लीज। आवाज। Yes, sir. ओके, Yes. थैंक यू। तो ये H2 मॉलिक्यूल है, ये H2 मॉलिक्यूल है। दोनों के सेंटर्स के बीच का कुछ ना कुछ डिस्टेंस है। यही डिस्टेंस हमारा क्या है, BH2 H2। ये डिस्टेंस पता करके आप इसको हाफ कर दो, ये हो जाएगा वंडरवॉल रेडियस। कब यूज होता है ये? आमतौर पर जब बात हम लोग ऐसे मॉलिक्यूल्स के बीच इनको आसपास रखने पर वो इंटरैक्ट ना करे, ना इलेक्ट्रॉन लॉस करे, ना इलेक्ट्रॉन गेन करे, ना इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करे। ऐसा कौन करेगा? ग्रुप 18 वाले एलिमेंट्स। गैस, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये जो इनर्ट गैसेस हैं वहां पर बहुत ज्यादा अवेलेबल होते हैं वंडरवॉल्स के जो फोर्सेस हैं वो, और वहां पर वंडरवॉल रेडियस की बात भी हो रही होती है। मतलब डी ही है, इसको 2 से डिवाइड कर दो तो आर वंडरवॉल्स ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, ऐसी कुछ कहानी है। तो इसको भी आप लीजिए नोट, इसको भी नोट कर लो। अभिनव, हुमा, राज, यहां देखिए कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही होती, ध्यान रखना। ओवरलैपिंग तो कोवेलेंट में दोनों एक दूसरे के बाउंड्री के अंदर चले आते हैं, ये भी ध्यान रखना जरा। एक और कौन सा है वो देखें। मेटालिक रेडियस। मैं फिर से बोलना चाहता हूं, यदि आपके पास एक आयरन रॉड है तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में इनमरेबल आयरन के एटम्स होते हैं। यदि एल्यूमिनियम रॉड है तो इनमरेबल एल्यूमिनियम एटम्स होंगे, कॉपर रॉड है तो कॉपर के एटम्स होंगे, ऐसा समझ लो। मान लो ऐसा कोई एक रॉड है आपके पास, और ये बहुत सारे एटम्स हैं। किस चीज के एटम्स होंगे? आपने जो भी मेटल लिया है उस मेटल के एटम्स होंगे। डेयरी मिल्क चॉकलेट याद है आपको? डेयरी मिल्क याद है? उसको रेफ्रिजरेटर में रखने को सजेस्ट किया जाता है लो टेम्परेचर पे। यदि आप उससे बाहर रखें तो मेल्ट हो जाता है। या खरीद कर लाओ, किसी को गिफ्ट करना है, जब खरीदा था तो बढ़िया था, गिफ्ट करने गए तो उसके जो स्क्वायर्स हैं उसके जो स्क्वायर स्क्वायर्स ब्लॉक्स होते हैं वो सब मिक्स हो जाता है। फिर उनको घसीट के एक तरफ लाते हैं, तब यहाँ से काट के एक साथ खींच लेते हैं। उनके मेल्ट होने की वजह से, बोलो ना हाँ कि ना। ठीक, मेटल का रॉड भी वैसा होता यदि उसके एटम्स के बीच मेटालिक बॉन्ड ना होता। कॉपर का रॉड भी वैसा होता
पिघलने जैसा, बार बार बात बात पे पिघल जाता यदि उनके एटम्स के बीच में मेटालिक बॉन्ड ना होता। एल्यूमिनियम का रॉड भी वैसे पिघलता हुआ दिखता यदि उसके एटम्स के बीच में मेटालिक बॉन्ड ना होता। अब ये मेटालिक बॉन्ड होता क्या है वो सुनो। ना तो इलेक्ट्रॉन्स का लॉस, ना तो इलेक्ट्रॉन्स का गेन, ना तो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग, ऐसा कोई बॉन्ड नहीं होता है। तो क्यों क्यों ये हमारा सबके सब इतने सारे, ये सब के सब क्या है। सपोज करो यदि आयरन के रॉड है तो सब आयरन के एटम्स होंगे, एल्यूमिनियम का रॉड है तो एल्यूमिनियम के एटम्स होंगे। कैसे ये लोग को इतना क्लोजली कॉम्पैक्ट करके मजबूती से जकड़ के रखे होते हैं। ऐसा क्या हो रहा होता है, ऐसी बात। पहला आयरन एटम, इसका अपना कुछ न्यूक्लियस और बाहर बाहर इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा आयरन एटम, न्यूक्लियस और बाहर में इलेक्ट्रॉन्स। तीसरा, चौथा, ऐसे ले लो। होते तो करोड़ों करोड़ है, हम लोग इसको काउंट भी नहीं कर सकते। 3 डायमेंशनल तरीके से ये स्कैटर्ड होते हैं रॉड के अंदर या प्लेट के अंदर। अब होता क्या है, होता है कि इसका पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस इसके नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होता है। इसका पॉजिटिव चार्ज वाला न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है। इसका इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस को अट्रैक्ट कर रहा होता है। इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होता है। इसका इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस को भी अट्रैक्ट कर रहा होता है। और यही बात होती है हर जगह। सारे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस को और सारे न्यूक्लियाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा। सुना आपने, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग नहीं, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस और गेन नहीं, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं, आयनिक बॉन्ड नहीं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं, डेटिव बॉन्ड नहीं, किसी तरह का कोई। फिर भी मेटल के एटम्स एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड होते हैं, इतना कि वो काफी ज्यादा सख्त होता है, काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो इस बॉन्ड को हम लोग कहते क्या है, मेटालिक बॉन्ड। इसमें एटम्स एक दूसरे के ओवरलैप नहीं कर जाते हैं कोवेलेंट की तरह, लेकिन वंडरवॉल की तरह इतने दूर दूर भी नहीं रहते। एटलीस्ट एक दूसरे के मैक्सिमम करीब आ सकते हैं। मतलब इसमें आप एटम के बीच का डिस्टेंस ऐसा ले सकते हो, ऐसा ले सकते हो। टच हो कि ना हो, ओवरलैप नहीं करना है। किसकी तरह, कोवेलेंट बॉन्ड की तरह। और काफी दूर भी नहीं रहना, किसकी तरह, अब इस पर एक क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का, अक्सर आता है, बदल बदल के अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं कि अमंगस्ट वंडरवॉल्स रेडियस, कोवेलेंट रेडियस एंड मेटालिक रेडियस, which one is the greatest, which one is the smallest, या अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर या इन देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर। और नीचे कॉमा दे दे के लिख देगा मेटालिक रेडियस, वंडरवॉल्स रेडियस, कोवेलेंट रेडियस। तो यदि ऐसा करता है आप कैसे अरेंज करेंगे उस केस में, कैसे अरेंज करेंगे। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा तो ये होना चाहिए आर वंडरवॉल, क्योंकि इसमें एटम्स के बीच काफी ज्यादा रैपिंग, मॉलिक्यूल्स के बीच। इससे थोड़ा कम मेटालिक होना चाहिए, मेटालिक रेडियस होना चाहिए। और इससे भी कम होना चाहिए क्या, कोवेलेंट रेडियस। क्योंकि कोवेलेंट में एटम्स ओवरलैप कर जाते हैं, एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, तो ज्यादा कॉम्पैक्ट होने की वजह से उनका जो डिस्टेंस है कम हो जाता है, रेडियस कम हो जाता है। इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे हालात होते हैं, इसमें क्या होता है, इस तरह का सिचुएशन हो जाता है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रेडियाई में अलग अलग बॉन्ड्स को अरेंज करने को भी दिया जाता है। तो ये जो एक चीज लिखी हुई है, इसको आप ऐरा गैरा मत समझना,
ये हैशटैग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपके क्वेश्चन पेपर में 1 मार्क्स के लिए अक्सर बदल कर किसी न किसी शक्ल में पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो इनको भी कर लो आप नोट। जो बच्चे ऑनलाइन है आवाज दीजिए प्लीज। आपके बुक में जहां पर ये चीजें लिखी हुई हैं वो पेज ओपन करके वो जो 2-3 पैराग्राफ्स होंगे उनको अच्छे से रीडिंग कीजिएगा, और हो सके तो पेंसिल वेंसिल लेकर बैठना है। तो हो सके थोड़ा पेंसिल वेंसिल लेकर बैठना, और उसको अंडरलाइन भी करना, जो अच्छी लाइन्स है या क्या है उसको भी आपको देखते जाना, और यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे ना, 20 से क्वेश्चंस निकाले जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो ये मुझे बात बतानी थी आज के क्लास में। वेरिएशंस इसके बाद करेंगे, हम लोग को मैथ्स की तरफ भी चलना है, तो ये वाली क्लास यहीं रोकेंगे। आप लोग लिव हो सकते हैं बच्चों, और मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। अगले क्लास के बारे में मैं आपको जल्दी बताऊंगा, प्रोबेबली कल होगी। यदि कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया तो मुझसे आप ग्रुप में या इंडिविजुअली पूछ लीजिएगा। वेट।